کی जाएगी कि मैं सब्जेक्ट पे ही रहूं और कुछ ऑनरेबल मेंबरों की तरह दाएं बाएं ना जाऊं। सबसे पहले तो 43 ऑनरेबल मेंबर्स ने डिस्कशन में हिस्सा लिया। मैं तमाम ऑनरेबल एमएलए हजरात का शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने बहस में हिस्सा लिया। इनके बात करने से हमें एक मौका मिलता है कुछ सीखने का, कुछ समझने का, कुछ गलतियों को दुरुस्त करने का। लेकिन उसके साथ साथ जहां मैं ऑनरेबल एमएलएज का शुक्रिया कर रहा हूं, वहां पे डिपार्टमेंट्स मेरे जो हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज, हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स, अफसरान, तमाम स्टाफ, उनका भी शुक्रिया करना मैं ज़रूरी समझता हूं, क्योंकि आपने खुद जैसे कहा रिकॉर्ड नंबर में कट मोशंस आए थे, 500 से ज़्यादा। एक एक का जवाब जो है ऑनरेबल मेंबर को मिला। ये सारा कागज़ों का ढेर जो मेरे टेबल पे है, ये सारा उनके काम का नतीजा है। मैं उन सब ग्रांट्स और कट मोशंस के हवाले से ज़्यादा बात करूंगा नहीं, क्योंकि जिन ऑनरेबल मेंबर्स ने कट मोशंस मूव किए उनको तफसीलन उन कट मोशंस के जवाब जो हैं वो मिले। लेकिन तब भी कुछ बातें यहाँ पे आई जिनके बारे में थोड़ा सा और रोशनी डालना मैं ज़रूरी समझता हूँ। एक एक करके डिपार्टमेंट्स के हवाले से बात कर लूँगा। शुरू करें तो चलिए जीएडी से शुरू करते हैं। जीएडी से शुरू करते हैं। जीएडी का मकसद ही यही है कि मुलाजिम एडमिनिस्ट्रेशन ठीक तरह से चले, किसी तरह की मुश्किलात या कठिनाई का सामना ना करना पड़े, एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली फंक्शन करे। और इसमें एक बहुत बड़ा रोल जो है वो हमारे डेली रेटेड वर्कर्स, डेली रेजर्स, एड हॉक, जिनका लगभग हर ऑनरेबल एमएलए हाउस के इस तरफ या उस तरफ जिक्र हुआ है। मैं बात इसी पे शुरू करना चाहता हूं, क्योंकि शायद अगर ऑनरेबल एमएलएज ने बाकी चीज़ों के हवाले से बात की हो या ना की हो, लेकिन हर ऑनरेबल एमएलए ने कहीं ना कहीं डेली रेटेड वर्कर्स और इन मुलाजमों के हवाले से बात की। स्पीकर साहब, मैं अगर इनके साथ और इनके जज्बात के साथ खिलवाड़ करना चाहता तो 3-3.5 साल खामोश रहता। आखिरी में 1 साल जो है इस चीज़ को मैं खींच लेता और फिर इलेक्शन से पहले कह देता ना, अब कोड लग गया है, हम कर नहीं सकते, जो कि इनके साथ पहले भी हुआ है। ये डेली रेटेड वेजर्स जो हैं, ये टेम्पररी वर्कर्स, सीजनल, एड हॉक, ये अभी के लगे हुए नहीं हैं, लगातार पिछले 20-30-40 साल से लगते आए हैं। लेकिन हकीकत ये भी है कि कोई हुकूमत जो है इनका मसला हल नहीं कर सकी। हमने एक पॉइंट तक इसको लाया था, हुकूमत गई, तैयार करके सारा माहौल रखा गया था, पीडीपी बीजेपी के हवाले किया। उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया वो खुद जानते हैं। आज बड़ी हमदर्दी जताते हैं इन मुलाजमों के साथ, बड़े बड़े यहाँ पे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि इन्होंने खुद क्या किया। लगभग ना होने के बराबर। इनके पास भी फिगर्स हैं, हमारे पास भी फिगर्स हैं। अगर कुछ खास किया होता तो मसला इतना बड़ा बनता नहीं। अब मसला हल हो और इस तरह से हल हो कि ना ये अदालत में फंसे, ना फाइनेंस डिपार्टमेंट में फंसे, ये हमारे लिए एक चैलेंज बना हुआ है। क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि यहाँ से कोई पॉलिसी हम अनाउंस करें, अदालत में जाके वो फंसे और इनका काम जो है वहाँ रुक जाए। इसलिए मैंने हाउस से कहा था कि चीफ सेक्रेटरी की निगरानी में एक कमेटी हम कायम करेंगे। सही, हमने उनको 6 महीने दिया था, लेकिन 6 महीने में वो अपना काम मुकम्मल कर नहीं पाए। उन्होंने वक्त और मांगा, जो हमने कहा ठीक है आप कर लीजिए। लेकिन मैंने बजट के दौरान, पहले तो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के खुतबे के डिस्कशन के दौरान और उसके बाद बजट के दौरान मैंने कहा ना, इन लोगों के रेगुलराइजेशन का सिलसिला एक लीगल फाइनेंशियली वायबल तरीके से
इंशाल्लाह हम इस फाइनेंशियल ईयर में शुरू करेंगे। फिर इनको आपत्ति होती है, एतराज होता है कि आप फेज्ड मैनर में क्यों कह रहे हो। रातों रात हम कर नहीं सकते ना। जो आप लोग 3.5 साल में अपनी हुकूमत में नहीं कर सके, आपको क्या लगता है कि हम 6 महीने में कर लेंगे? और मैं इन मुलाजमों को धोखे में रखने के लिए तैयार नहीं हूं कि बस जी हमने बस एक ही कलम के दस्तखत से जो है हम आपका रेगुलराइजेशन कर लेंगे। हमने ये कहा है ना कि जितनी भी इनकी तादाद है, 60,000, 70,000, 80,000, 1 लाख, जितना भी है, इसको हम एक टाइम टेबल के तहत वर्कआउट करके इसी साल हम शुरू करके इनका रेगुलराइजेशन का प्रोसेस जो है वो हम चला लेंगे। अब ये हमने क्या दिया है, अब आगे आगे जैसे कमेटी की रिपोर्ट आ जाती है, सारा ग्राउंड वर्क तैयार हो जाता है, ट्रांसपेरेंट तरीके से जो है ये सारी चीजें हम लोगों के सामने जो है हम रख लेंगे। फिर आती है वैकेंसीज की बात। मैं यहाँ पॉलिटिकल तकरीर करने खड़ा नहीं हुआ हूं। स्पीकर साहब, ये सही है, हमने कहा है कि हम लोगों को नौकरी में लगाएंगे और शुरुआत भी की। क्रिएशन और अपॉइंटमेंट में फर्क है। हमने ज्यादा पोस्ट क्रिएट नहीं किए, ठीक है, हमने 600-700 क्रिएट किए होंगे, लेकिन हमने उससे कहीं गुना ज्यादा पोस्ट भरे हैं। हमने 6,000 6,500 के आसपास जो है पोस्टें भरी हैं। और इस बार फिर मैं अपने बजट की तकरीर को दोहराता हूं, हमने कहा है कि इस साल हम लगभग 30,000 जो है पोस्ट भरने का काम करेंगे। इसके लिए नई क्रिएशन की जरूरत नहीं है, ये खाली पोस्ट हैं, हम इन खाली पोस्ट को भरने का काम करेंगे। अगर इसके साथ साथ कुछ नौजवान जो हैं आउटसोर्सिंग से भी लग जाते हैं, ये आउटसोर्सिंग हम अपने 1 लाख के नंबर से नहीं निकाल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं जनाब वो 1 लाख में से अब आप ये 20,000 आउटसोर्सिंग निकाल दीजिए, वो बोनस के तौर पे मान लीजिए, क्योंकि ठीक है ना, हम उसको नौकरी नहीं मानते, लेकिन कम से कम कमा तो रहे हैं, कुछ तो वो ले रहे हैं, आउटसोर्सिंग ही सही, लेकिन कम से कम इज्जत की रोजी रोटी वो कमाने का उनका घर बार तो है, वो चल रहा है। तो मैं हाउस को और यहाँ ऑनरेबल एमएलएज को यकीन दिलाना चाहता हूं कि जो भी वैकेंसीज हैं एक ट्रांसपेरेंट, एक टाइम बाउंड मैनर के तहत इनको हम एक ठीक तरीके से फिल करने का काम करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है। मैं कितने लिस्टों का जिक्र यहां पे करूं स्पीकर साहब, आप भी जानते हैं, जहां रिक्रूटमेंट का प्रोसेस हुआ, लिस्ट जारी की गई, कोई ना कोई अदालत में गया, लिस्ट स्क्रैप हुआ और उस दिन से लेके आज तक जो है उस लिस्ट को दोबारा भरने का काम नहीं हुआ। मैं नहीं चाहता हूं कि और नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ इस तरह खिलवाड़ हो। तो जो हमने कमिट किया हुआ है वैकेंसीज को फिल करने का, वो हम जरूर जो है इस साल उसमें और तेजी लाएंगे। इसमें जो हमें सर्विस सिलेक्शन बोर्ड और पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ मिलकर काम करना होगा वो हम कर लेंगे। यहां पे स्पीकर साहब फाइनेंस डिपार्टमेंट के हवाले से कई बातें आई। हमारी इकोनॉमिक पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन हम सब जानते हैं ना, इतनी ठीक है नहीं। टैक्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो लगभग सिर्फ 25% जो हमारा खर्चा है हम उससे कवर कर पाते हैं। मतलब ये कि 75% जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो हमें कहीं और से, उसमें स्टेट शेयर, सेंट्रल शेयर जो हमें मिलता है उससे, और उसके बाद जो मरकज की तरफ से हमें मदद मिलती है। ये भी कोई आज की बनी हुई सिचुएशन नहीं है, विरासत में मिली है, लेकिन तब भी इसको आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त करने की इससे पहले भी हुकूमत ने कोशिश की, हम भी कर रहे हैं। लेकिन मैं हाउस को धोखे में नहीं रखूंगा और ये कहूंगा आपसे कि मैं इन 3 सालों में हम बस खुद कफील हो जाएंगे, हमारी माली हालत इतनी ठीक हो जाएगी। ठीक है, 25 से हम 30 तक भी पहुंचे वो भी बड़ी बात होगी, लेकिन मुकम्मल हमारी कोशिश है कि जम्मू कश्मीर को हम मरकजी हुकूमत पे एक उनकी जिम्मेदारी बनती है, मजबूरी बनती है मदद करने की, उसको हम कम करें। और उस पर मैं जब मैं पावर डिपार्टमेंट पे बात कर लूंगा मैं उस हवाले से बात करूंगा। पवन गुप्ता जी ने तफसीलन फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में बात की, बड़े नंबर्स कोट किए और ये शायद दिखाने की कोशिश की कि इस साल
फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है हमारा बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहा। शायद ये कहा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो 1200 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगा, हालांकि ये गलत है। सही अगर ये कहते कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी चूक हुई है, उसमें कमी आई है, वो मैं मान लेता, और वो सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए नहीं है। इस साल पवन जी जानते होंगे हम एक नए ये सेंट्रल फंडिंग जो है स्कीम का स्पर्श, उसके तहत अब हम काम कर रहे हैं। पहले ये होता था, स्पीकर साहब आप मुझसे अच्छा ये जानते हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का पैसा लमसम में आपको मिल जाता था, वो आपके लिए एक फ्लोट सा बन जाता था, आप उस पैसे को अकाउंट में रख के उसको थोड़ी देर इस्तेमाल करते थे, तब जाके आप उस स्कीम को जो है फिर ग्राउंड में आप डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अब इस स्पर्श के तहत ये नहीं होगा। हर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का आरबीआई में एक अपना ही अकाउंट होगा। जब वो अकाउंट खुलेगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वो पैसा जो है उस अकाउंट में डाला जाएगा। और यही, अब श्यामला जी यहां है नहीं, पिछली बार उन्होंने पूछा था ये मदर सैंक्शन क्या है। जब ये पैसा आरबीआई के हमारे उस सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के अकाउंट में चला जाता है, उस चीज को मदर सैंक्शन कहते हैं। मदर सैंक्शन का मतलब ये है कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का पैसा अब इस अकाउंट में आ गया है, लेकिन इस अकाउंट में पैसा तब तक विड्रॉ नहीं हो सकता जब तक मैचिंग यूटी शेयर हम इस अकाउंट में नहीं डालते। जब ये पैसा अकाउंट में डलता है तब ये अकाउंट एक्टिवेट होता है और ये पैसा फिर हम इस्तेमाल करना शुरू कर जाते हैं। तो जो स्कीम जब आप फाइनेंस मिनिस्टर थे, जो आपने चलाया और जो इस साल हमने शुरू किया है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। एक तो इसमें फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी हमारी थोड़ी कम हो गई है, लेकिन उसके साथ साथ जब तक हम मैचिंग शेयर अपना नहीं देते तब तक मरकजी स्कीम का जो है पैसा रिलीज नहीं होता। इसका खमियाजा फिलहाल लगभग हर रियासत और यूटी ने भुगता है। हर रियासत और यूटी, इसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है, कहीं ना कहीं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की इम्प्लीमेंटेशन में इस साल थोड़ी कमी आई है, लेकिन हमने स्कीम को अब ठीक तरह से समझा हुआ है। उम्मीद की जाती है कि अगले साल जो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की इम्प्लीमेंटेशन में कोई कमी नहीं होगी। लेकिन उसके साथ साथ चलिए, अगर सीएसएस में कमी आई है, डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स में बहुत बढ़ोतरी आई है थैंक्स टू सास्की। अब सास्की को लेके यहाँ पे कुछ खदशात जाहिर किए, उस वक्त दौरान हाउस में थोड़ा शोर शराबा चल रहा था, लेकिन मैंने शायद ऑनरेबल मेंबर्स ने सुना नहीं होगा, लेकिन मैंने ये आपको साबित करके दिया कि सास्की से बेहतर कोई स्कीम ऐसा नहीं है जिसके तहत आप जम्मू कश्मीर में पैसा ला सको। 50 साल इंटरेस्ट फ्री लोन का मतलब ये हुआ कि ये लगभग ना होने के बराबर है। मैंने उस वक्त शोर शराबे में आपसे ये भी कहा कि 3000 करोड़ का अगर आज हम लोन लें, 50 साल के बाद जब हमें इसको फिल करना होगा, वो 3000 करोड़ 100 करोड़ के बराबर भी नहीं होगा। स्पीकर साहब, अगर मुझे याद होगा, एग्जैक्ट नंबर इज 97 करोड़। 3000 crores today will be the equivalent of 97 crores 50 years from now. अब मुझे बताइए ना, अब ये अक्लमंदी नहीं है कि हम जितना पैसा ले सके हमें लेना चाहिए, क्योंकि इसी पैसे से जो है ग्राउंड लेवल पे हम डेवलपमेंट कर पाएंगे। पवन जी ने एक और बात भी की, लेकिन वो सिर्फ आधी बात की थी। उन्होंने डेट टू जीडीपी रेशियो के हवाले से बात की और कहा कि 52% जो है वो वरीसम है वरीसम, हम भी मानते हैं, लेकिन ये नौबत आई कैसे? अगर मुझे याद है पवन जी, आप शायद एमओएस फाइनेंस थे जब बजटें पेश हुई। मुझे ये बताएं ना, जब 16-17 में आपने बजट जो उस वक्त पेश किया, मेरे पास भी नंबर है, 16-17 में आपके पास रिसोर्स एनवेलोप 50,000 करोड़ का था। आपने बजट तैयार किया 65,000 करोड़ का। 15,000 करोड़ टोटली अनफंडेड आपने बजट में डाला। डेट तो बढ़ा ही हमारा
हुंडी, उस वक्त हुंडी इस्तेमाल की जाती थी, प्रॉमिसरी नोट, पावर डेट, एक्सपेंसिव लोन्स उठाए गए, डेट हमारा बढ़ा। चलिए 1 साल करते मैं तब भी मानता, दूसरे साल वही, लेकिन उससे ज्यादा। जहां आपने अनफंडेड बजट का हिस्सा 17-18 में आपने 15,000 करोड़ का रखा था, वहां पे आपने अगले साल 17-18 में आपका रिसोर्स एनवेलोप 55,000 करोड़ था, 55,000 करोड़। आपने बजट बनाया 79,000 करोड़ का। अनफंडेड कितना था? वो अनफंडेड भी हुंडीज, ऑफ बजट बोरोइंग, पावर डेट, आहिस्ता आहिस्ता। अब एलओपी साहब ने कहा हमारे पास कोई विजन नहीं। विजन इस चीज में है कि हम जो खराब निजाम हमें विरासत में मिला उसको हम दुरुस्त करें, जो एक्सपेंसिव डेट हमारे कंधों पर रखा गया उसको हम रिटायर करें। अब पवन जी कहते हैं कि इस साल आपका खर्चा उतना नहीं है जितना पिछले साल था। सही है, क्योंकि पिछले साल हमने काफी पैसा इस्तेमाल करके ये डेट रिटायर किया। हमने अपने ऊपर जो इंटरेस्ट का एक बर्डन हमारे ऊपर है, हमने वो हटा दिया ताकि कम से कम, और आज जम्मू कश्मीर में 1 पैसा भी ऑफ बजट बोरोइंग नहीं है, 1 पैसा भी ऑफ बजट बोरोइंग नहीं। जो भी हम कर्जा लेते हैं सारा कर्जा जो है वो रिकॉर्ड में आ जाता है, कोई हुंडी नहीं। राठौर साहब अच्छी तरह से जानते हैं ना, अब 31 मार्च को हम ट्रेजरी बैलेंस हुंडियों से करते थे। हम कहते हैं ना इस साल हमारे पास पैसा नहीं है, पेएबल व्हेन एबल, 1 अप्रैल अगले साल से हम ये आपको देना शुरू करेंगे। तो इस साल का जो खर्चा है वो हम अगले साल पे ट्रांसफर करते थे, वो आज हम नहीं करते। हम उतना ही खर्च करते हैं जितना हमारे पास होता है। नो डेट बर्डन ऑन द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये ना ये एक विजन होता है, ये नहीं कि बस ऐसे ही बात करें। मुलाजमों के बेनिफिट्स के हवाले से यहाँ बात आई और ये सही है स्पीकर साहब, हम खुद शर्मिंदा होते हैं कि मुलाजिम जब रिटायर होता है तो फौरी तौर उनको अपने बेनिफिट्स या उनका जो हक है पैसे का वो उनको नहीं मिलता। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि किसी को नहीं मिल रहा है। ये सही है कि बीच बीच में जब ट्रेजरी पे थोड़ा सा दबाव बना रहता है, थोड़ी सी रिसोर्स की दिक्कत हो जाती है तो थोड़ा सा डिले हो जाता है। लेकिन मैं हाउस की जानकारी और खासकर उन ऑनरेबल मेंबर्स के लिए जिन्होंने इसमें कट मोशंस मूव किए थे या इसके बारे में अपनी तकरीरों में जिक्र किया, 25-26 में अगर हम जीपीएफ देखें तो वी रिलीज 3,173 करोड़ इन जीपीएफ टू एम्प्लॉइज। इफ यू टॉक अबाउट ग्रेचुटी वी रिलीज्ड 1,170 करोड़। Computation we released 838 crores and leave salary we released 425 crores, जो पिछले साल के मुकाबले एक बढ़ोतरी थी। इस साल भी हमारी मुकम्मल कोशिश रहेगी कि जितना हम दे सकेंगे मुलाजमों को अपना ये जीपी फंड, ग्रेचुटी वगैरह वो हम दे देंगे ताकि उनको किसी तरह की परेशानी या तकलीफ का सामना ना करना पड़े। क्लाइमेट बजटिंग के हवाले से तारिक आमी साहब बहुत इस पे जोर देते हैं। बजट तकरीर में भी इन्होंने बात की, शायद एलजी साहब के खुतबे के दौरान भी बात की और ग्रांट्स में भी इन्होंने इसके बारे में कट मोशन मूव किया है। क्लाइमेट रिस्पॉन्स एक तरफ से देखा जाए तो एक हमारे लिए एक मजबूरी बनी है। पिछले साल के हालात देख लेना, जो बारिशों ने नुकसान किया, जो सूखे के वजह से नुकसान हुआ है। अब इसमें क्लाइमेट चेंज को लेके बजट बनाने का सिलसिला किस तरह हम अडॉप्ट कर सकें, हमने इसमें एक फंड भी तैयार किया है जिसका एक कॉर्पस भी हमने डाला क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के लिए। और जैसे जैसे इसमें तारिक आमी साहब के मशवरे आएंगे या किसी और के, पहले तो मुझे लगता है हमें क्लाइमेट चेंज को एक किसी डिपार्टमेंट में भी डालना होगा। आज आप देखें तो किसी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं है कि वो क्लाइमेट चेंज पे जो है कोई एक्सरसाइज करे। मेरा तो अपना मानना है कि बजट बनाने से पहले
ہم کسی ڈپارٹمنٹ کی کم از کم ذمہ داری تو رکھیں کہ وہ اسٹڈی کریں کہ آخرکار کلائمیٹ چینج ہے کیا چیز، کیا کلائمیٹ چینج کے اثرات جموں کشمیر پہ پڑ رہے ہیں یا نہیں، اگر پڑ رہے ہیں تو ان کو کم کس طرح کیا جا سکتا ہے. تو اس پہ ہم پہلے تھوڑا سا زور دیں گے. اس کے بعد اگر خصوص اس کے لیے کوئی بجٹ کا ہمیں کوئی بجٹری اقدامات ہمیں اٹھانے ہوں گے وہ ہم کر لیں گے. اسپیکر صاحب، ٹورزم جموں کشمیر کے لیے ایک بہت اہم شعبہ ہے، ایک ایریا ہے، ایک فیلڈ ہے. ہماری کوشش رہی کہ اس کو ایک اچھا بڑھاوا ملے. حقیقت یہ ہے کہ جب پچھلے سال بجٹ پہ بات ہو رہی تھی، گرانٹس پہ بات ہو رہی تھی، ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ اتنا مشکل کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا. کس طرح قطرہ قطرہ ہم نے دوبارہ ٹورزم انڈسٹری کو کھڑا کیا وہ میں جانتا ہوں. کس طرح ہم نے ایک ایک جگہ جا کے منت سماجیت کر کے دوبارہ ٹورزم کا سلسلہ شروع کیا. وہ مجھ سے پوچھے، مجھ سے نہیں، آپ ٹورزم انڈسٹری والوں سے پوچھئے. ٹورزم انڈسٹری والوں سے اگر آپ بات کریں تو عام طور پہ وہ آپ کو کہیں گے کہ پہلگام کے اس افسوسناک واقعے کے بعد ان کو لگ رہا تھا کہ اگلے 2-3 سال کے لیے جموں کشمیر کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا ٹورزم کے لحاظ سے. آج گلمرگ جائیے نا، ہوٹل بھرے ہوئے ہیں. سونمرگ جائیے، ہوٹل بھرے ہوئے ہیں. سری نگر میں 30-40% جو ہے ٹورزم آپ کا چل رہا ہے. اب اگر اس کے بعد بھی ایل او پی صاحب کو لگتا ہے کہ ٹورزم ریوائیول کے لیے گھومنے کے علاوہ ہم نے کچھ نہیں کیا تو میں کیا کر سکتا ہوں نا. اور اس چیز کے باوجود کہ آدھے سے زیادہ ہمارے ڈیسٹینیشنز بند تھے. اب یہ دیکھ لیجئے اسپیکر صاحب، ہم نے ٹورزم کو تب ریوائیو کیا جب ہمیں لوگوں کو مجبوراً کہنا پڑتا تھا کہ آپ کشمیر آ سکتے ہو لیکن دودھ پتھری نہیں جا سکتے ہو، آپ کشمیر آ سکتے ہو لیکن یوسمرگ نہیں جا سکتے ہو. یہاں تک کہ آپ حیران ہوں گے اسپیکر صاحب سن کے، ہمیں ٹورسٹوں کو کہنا پڑتا تھا کہ آپ گنڈولا سے اوپر جا سکتے ہو لیکن دائیں سائڈ پہ جہاں وہ ڈھابے ہیں ان ڈھابوں سے آگے آپ نہیں جا سکتے ہو. اس کے باوجود ہم نے ٹورزم کو آہستہ آہستہ زندہ کیا. اب مرکزی حکومت نے اس میں پہل کی. کئی سارے ہمارے ڈیسٹینیشنز جو ہیں وہ کھل گئے ہیں. میں جانتا ہوں ابھی بھی کچھ بند ہیں،